Hello students, welcome to S2On. Myself Devrat Raj, pursuing MBBS from Institute of Medical Sciences, BHU वाराणसी। मैं पिछले 5 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी पढ़ाने का हमारा अप्रोच ये रहता है कि पहले हम चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है, तो समझने से वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा ट्रिक वगैरह बनाते हैं और उस ट्रिक से उसको अच्छे से याद रखते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो पाए एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए हो जाती है तो सारा मिक्सअप ना हो जाए, इसके लिए अलग अलग रखने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि पहले हम समझेंगे, उसके बाद लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे चीज़ों को आसान बनाया जाए। तो देखिए हम लोग कौन से चैप्टर की बात कर रहे थे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके थे, एक बार देख लीजिए आप लोग ध्यान से। व्हाट इज सेल पहले बताए थे, व्हाट इज सेल। तो सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपको बताया जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। मतलब एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज नॉट कंसिडर्ड लाइफ। मतलब अगर लाइफ है तो सेल होगा तभी लाइफ होगा, बिना सेल के लाइफ नहीं होगा। इसीलिए वायरस को लिविंग नहीं बोला जाता, क्योंकि वायरस का सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। वायरस का क्या है, नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। ये चीज आपको हम बताए थे। नेक्स्ट हमारा सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी जो हमारा क्या कहता था, ओमनिस विवम एक्स ओविवम। वो क्या कहता था कि जो सेल बना है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है। क्या बना है, पहला स्टेटमेंट था सेल थ्योरी का क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर प्लांट और एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ सेल। मतलब दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट है या एनिमल है, वो सब के सब किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। और दूसरा पॉइंट क्या था इसमें, दूसरा पॉइंट ये था इसमें कि जो सेल बनता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, पहले से जो सेल बना है उससे बनता है। तो इसके बारे में हम आपको बताए थे कि सर आप डाउट पूछिएगा कि सर जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है वो किससे बना, तो फिर बोलेंगे वो उससे पहले वाले प्री एग्जिस्टिंग से बना। तो इसी तरह करते करते एक सबसे पहला सेल बना होगा पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, तो यूनिवर्स में जो अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन हुआ था, इवोल्यूशन चैप्टर में आपको हम पढ़ाएंगे, उस पर सबसे पहले जो सेल बना था वो कौन सा सेल था, प्रोकैरियोटिक सेल था। कौन सा सेल था, प्रोकैरियोटिक सेल। फिर उस प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर म्यूटेशन हुआ तो ब्लू ग्रीन अलगी बना, फिर ब्लू ग्रीन अलगी से प्लांट बन गए और फिर उस प्रोकैरियोट से फिर क्या बन गया, यूकैरियोटिक सेल बन गया। फिर यूकैरियोटिक सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन गए और आज यहाँ तक ह्यूमन तक डेवलपमेंट हो गया है। ठीक है, तो ये बताया आपको कि सबसे पहला सेल कौन सा था, प्रोकैरियोटिक सेल था। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो हेटेरोट्रॉफ होता है, फोटो ऑटोट्रॉफ होता है। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो कीमो हेटेरोट्रॉफ था सबसे पहले। क्या था, कीमो हेटेरोट्रॉफ। मतलब कीमो मतलब केमिकल्स, हेटेरोट्रॉफ मतलब खाना खुद से नहीं बनाएगा, कहीं और से लेगा। तो वो अपने इन्वायरमेंट से केमिकल यूटिलाइज करता था एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, जो सबसे पहला प्रोकैरियोटिक सेल था। ठीक है, ये बताए थे आपको। उसके बाद हम बात कर रहे थे, सेल थ्योरी हो गया, उसके बाद एन ओवरव्यू ऑफ सेल। मतलब प्लांट सेल में क्या होगा और एनिमल सेल में क्या होगा। तो प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में क्या क्या नहीं होगा ये ध्यान रखना है आपको, और एनिमल सेल में क्या होगा, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, क्लोरोप्लास्ट का। किसका डिफरेंस है, क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, ये चीज आपको हम बताए थे। अब उसके बाद एनिमल और प्लांट सेल के डिफरेंस के बाद हम लोग बात किए थे प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल में हम आपको एक चीज बताए थे, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या बात किए थे, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, और बात किए थे मीसोसोम्स। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो होता है वो सिमिलर होता है किसके, लाइसोसोम के, और मीसोसोम जो होता है वो सिमिलर होता है किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। मतलब जो फंक्शन है लाइसोसोम का, जो फंक्शन है वो फंक्शन प्रोकैरियोटिक सेल में कौन करेगा, वो फंक्शन करेगा पेरिप्लाज्मिक स्पेस। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन वो कौन करेगा, वो करेगा मीसोसोम। मतलब कहने का क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, ऑर्गेनेल्स तो होते नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस भी वेल डेवलप्ड नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज ये सब नहीं होगा प्रोकैरियोटिक सेल में। तो इसका जो फंक्शन होगा वो कौन करेगा, तो उसके लिए हम आपको बताए थे प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको हम क्या बताए थे, खास बात
कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है यूकैरियोटिक सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया वो सिमिलर है किसके, मीसोसोम्स के, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम है, लाइसोसोम किसके सिमिलर है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस के। ये चीज आपको हम बताए थे, ठीक है। तो ये चीज आपको क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, इसलिए आपको ध्यान अलग से बता दिए कि ये किसमें होगा, ये यूकैरियोटिक सेल का बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल में होगा, और ये किसमें होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में होगा। जैसे मान के चलिए एक प्रोकैरियोटिक सेल बना है, एक यूकैरियोटिक सेल बना है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल का ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ये क्या बताया हम, लाइसोसोम है, ठीक है। अब इसमें ये न्यूक्लियस तो है, लेकिन न्यूक्लियस के साथ साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये लाइसोसोम नहीं होगा, तो इसके जगह पे ये मेम्ब्रेन का ही इनफोल्डिंग होता है, ठीक है। और छोटे छोटे वेसिकल्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि क्या होता है, मेसोसोम्स होता है, और इसी मेसोसोम्स से क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। फंक्शन क्या होता है इसका, रेस्पिरेशन करना। मेसोसोम का फंक्शन रेस्पिरेशन। और एक हम बताए क्या, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो ये स्पेस होगा, इसको क्या बोलते हैं, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। और इसी में इंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम्स। और इंजाइम्स जो होते हैं, इस इंजाइम का वही फंक्शन होता है जो लाइसोसोमल इंजाइम का फंक्शन होता है। लाइसोसोम के इंजाइम का क्या फंक्शन है, डाइजेस्टिव इंजाइम है, ठीक है। तो उसी तरह से डाइजेस्टिव इंजाइम यहाँ किसमें, कहाँ पाया जाएगा, पेरिप्लाज्मिक स्पेस में। समझ में आ रहा है आपको। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस में कौन सा होगा, एंजाइम्स होगा, जिसका फंक्शन किसके सिमिलर होगा, लाइसोसोम के सिमिलर होगा। ये चीज आपको हम बता दिए थे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेल इनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो इसमें हम लोग क्या क्या बात कर चुके थे, ये मिट नहीं रहा है। सेल थ्योरी हो गया हमारा, सेल इनवेलप के बारे में हम लोग बात कर लिए, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर लिए। इसके बाद हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग क्या बताए थे आपको, कि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होंगे, और उसी ऑर्गेनल्स को हम लोग एक एक करके पढ़ रहे थे। और उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे वो देखिए, सेल इनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो सेल इनवेलप मतलब जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है, उस दोनों को एक साथ क्या बोला गया, इनवेलप। जो कवरिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, इनवेलप। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दो चीज पढ़ना होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल भी होगा, सेल मेम्ब्रेन भी होगा। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल में दो कंडीशन हो सकता है। यूकैरियोटिक सेल अगर प्लांट सेल है तो उसमें सेल वॉल होगा, और अगर एनिमल सेल है तो उसमें सेल वॉल अब्सेंट होगा। ये चीज आपको हम बताए थे, ठीक है। और फिर आपको हम क्या बताए थे कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल कहाँ कब आया था, 1972 में। उसमें हम आपको बताए थे सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल क्या कहता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है। किससे बना होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या होता है, फॉस्फोलिपिड में आपको हम बताए थे पोलर हेड और नॉन पोलर टेल। और पोलर हेड जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक होता है तो वो किधर रहेगा, वाटर की ओर फेस करके रहेगा। जो हाइड्रोफोबिक होगा वो वाटर के अपोजिट साइड रहेगा, ठीक है। तो दोनों टेल एक साथ होते हैं, टेल दोनों इधर रहेंगे, ठीक है। और हेड किधर रहेगा, हेड रहेगा या तो अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ या बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ,
ठीक है, ये चीज़ आपको हम बता दिए थे। इसमें बहुत सारे इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, फिर ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोलिपिड होते हैं, ये सब चर्चा हमारा हो गया था। ठीक है, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज के बारे में भी हम लोग बात कर चुके थे। दो तरह के राइबोसोम होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। ठीक है, तो 30+ 50S, 60+ 40S, दो तरह के राइबोसोम होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें मेनली कौन पाया जाता है, 70S। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम, और यूकैरियोटिक सेल में दोनों पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल में 70S भी पाया जाएगा और 80S भी पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक सेल में हम यहां से भी एरो लगा देते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में 70S भी होगा और 80S भी होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 70S राइबोसोम होगा। ठीक है, S का मतलब क्या है, S का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, इसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट मतलब, राइबोसोम मतलब क्या है, छोटा छोटा पार्टिकल है सेल के अंदर, उसको जब सेडिमेंट करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन करके फिर उसको सेडिमेंट होने के लिए छोड़ देंगे, तो उसका जो डेंसिटी आएगा, उस डेंसिटी के बेसिस पे ये स्वेडबर्ग यूनिट का नाम दिया गया है कि कौन सा ज्यादा डेंस है, कौन सा कम डेंस है। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन कांस्टेंट के बेसिस पे बोला जाता है। और स्वेडबर्ग यूनिट क्यों बोल रहे हैं, स्वेडबर्ग साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। ठीक है, इतना हो गया आपका। उसके बाद हम लोग बात किए थे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, इसको समझिए। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 पार्ट था। कौन कौन सा था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद क्या था, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तीसरा हमारा क्या था, लाइसोसोम, और चौथा हमारा क्या था, वैक्यूल्स। ये 4 चीज मिलके क्या बनाता है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है। इस चारों को एक साथ क्या बोलते हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या क्या बताया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। ठीक है, इन सब का फंक्शन आपको बताए थे, डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 होंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब बात हो चुकी थी हमारी। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन रोल क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन रोल क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन में। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स मेन रोल क्या है, सिक्रेशन, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। मेन रोल क्या बताया था आपको, सिक्रेशन एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। लाइसोसोमल एंजाइम, लाइसोसोम का मेन रोल क्या है, फेगोलाइसोसोम कॉम्प्लेक्स बनाना, और इसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करना। ठीक है, वैक्यूल्स का काम क्या है, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखना। ठीक है, वैक्यूल्स के अंदर जो सेल शेप होता है उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ठीक है, ये सब बात हो चुकी थी हमारी। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में आपको हम बताए थे डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया होगा। और अभी आपको हम बताए कि यूकैरियोट में 70S राइबोसोम भी होता है और 80S राइबोसोम भी होता है। तो यूकैरियोट में जो 70S राइबोसोम होता है वो इसी में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगर प्लांट सेल है तो कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा, और अगर एनिमल सेल है तो कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको हम बताए थे इस तरह से, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, और इसमें आपको हम बताए थे कि F0 F1 पार्टिकल होता है इसके मेम्ब्रेन से लगा हुआ। और हम बताए थे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हम सिर्फ उसी का चर्चा किए थे कि इसके मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो साइटोप्लाज्म है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स बोलते हैं, इसके मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, क्रेब साइकिल होता है। क्या होता है, क्रेब साइकिल होता है, लिंक्ड रिएक्शन होता है। समझ पा रहे हैं आप। और वो ये सब क्या किसका पार्ट है, ये सब ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब साइकिल और लिंक्ड रिएक्शन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और इससे क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन का ये प्रोसेस है। ठीक है, इससे क्या होगा, एटीपी बनेगा। उसके लास्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होता है, मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। इस मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और F0 F1 पार्टिकल जुड़ा हुआ है जहां से एटीपी सिंथेसिस होता है। ठीक है, ये सब चीज हम लोग ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। तो ये क्वेश्चन आपको इसलिए बता दिया क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कौन सा रिएक्शन होता है, कौन सा रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो साइट ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है, ये बताए थे आपको। इसके अलावा बताए थे कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास
माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है और 70s राइबोसोम, अभी बताया आपको हम कि 70s राइबोसोम भी होता है। ठीक है, तो ये सिंगल सर्कुलर डीएनए, ठीक है, तो ये सिंगल सर्कुलर डीएनए और 70s राइबोसोम है इसके पास। इसीलिए क्या करता है कि ये अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट काफी हद तक खुद पूरा कर लेता है। तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट अगर खुद पूरा कर लेगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। बहुत कम ही ये न्यूक्लियस पर डिपेंड रहता है, न्यूक्लियर प्रोटीन सिंथेसिस पर डिपेंडेंट रहता है, सारा काम अपना खुद से कर लेता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात हुई थी। क्लोरोप्लास्ट के बारे में अभी अभी आपको हम क्या बताया कि 70s वाला जो राइबोसोम होगा वो कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट का भी अपना खुद का क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का अपना खुद का सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में ये चीज तो आपको हम बता ही दिए थे, ये स्ट्रोमा लेमिला, ग्राना थाइलेक्वाइड, ये सब बात हो चुकी थी। ठीक है, और इसके अलावा इसके पास 70s राइबोसोम भी होगा। ये भी क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है और क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। और क्लोरोप्लास्ट में आपसे मेन क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है। जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहाँ ये क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे फिर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ही भूल चुके रहेंगे आप, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हो कहाँ रहा है। ठीक है, तो इसलिए अभी बता रहे हैं आपको, क्लोरोप्लास्ट का जो ये थाइलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन, सर लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, इसके लिए पूरा चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, वो पढ़ाएंगे आपको। लेकिन ये कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आपको सेल बायोलॉजी से भी पूछा जा सकता है, इसलिए बता रहे हैं कि इन द थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये जो मैट्रिक्स है क्लोरोप्लास्ट का, यहाँ पे होगा डार्क रिएक्शन। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहाँ होता है, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहाँ बताएंगे, ये मैट्रिक्स थाइलेक्वाइड के ल्यूमेन में, ल्यूमेन ऑफ थाइलेक्वाइड। ये सब चीज बात हो गई थी कि ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होगा क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर ग्राना थाइलेक्वाइड होता है, स्ट्रोमा लेमिला होता है, ग्राना पूरे को ग्राना बोलते हैं, सिंगुलर ग्रानम होता है। ये सब चीज हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है, फिर हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बाद देखे थे साइटोस्केलेटन, सिलिया एंड फ्लेजिला। क्लोरोप्लास्ट तक हमारी बात हो गई थी, अब हमारी बात कहाँ से होगी, साइटोस्केलेटन एलिमेंट सिलिया और फ्लेजिला से। तो सिलिया और फ्लेजिला दो अलग चीज है। यहाँ पे सेंट्रोसोम्स के बारे में लिखा हुआ है, अभी आप इसको मत पढ़िएगा, अभी सेंट्रोसोम्स नहीं पढ़ा रहे हैं हम, क्या पढ़ा रहे हैं अभी, सिलिया और फ्लेजिला पढ़ा रहे हैं। और ये स्ट्रक्चर भी किसका है, सिलिया और फ्लेजिला का है। ठीक है, तो पहले सिलिया और फ्लेजिला में क्या डिफरेंस है इसको समझिए। सिलिया और फ्लेजिला, तो सिलिया जो है जनरली क्या होता है, सिलिया होता है स्मॉल और फ्लेजिला क्या होता है, लार्ज। एक तो डिफरेंस ये मिलेगा आपको। ठीक है, सिलिया का लोकोमोशन के अलावा भी कोई फंक्शन होता है, जैसे फूड इंटेक, या फिर अटैचमेंट टू होस्ट, सेल। ठीक है, ये फूड, इसका सिर्फ क्या होगा, लोकोमोशन। फ्लेजिला का क्या फंक्शन होगा, सिर्फ लोकोमोशन। इसको समझिए, कैसे समझेंगे, एक डायग्राम से समझाते हैं आपको। सिलिया और फ्लेजिला की बात कर रहे हैं हम। मान के चलिए ये सेल है आपके पास, इस सेल के अंदर इस तरह से छोटे छोटे ये जो लगे हुए हैं पार्ट, फेब्रिन लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, सिलिया है। ठीक है, अब इस सिलिया, और हम क्या बात कर रहे हैं, सिलिया के साथ साथ किसका बात कर रहे हैं, फ्लेजिला की। तो फ्लेजिला जो होता है वो थोड़ा लॉन्ग सिलेंडर फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये दो फ्लेजिला बनाए हम,
और बहुत सारा सीलिया बनाए। तो इसलिए हम बताएं कि सीलिया क्या होता है, लॉन्ग होता है, शॉर्ट स्मॉल होता है, और फ्लैजिला लॉन्ग होता है। ये चीज़ बात की हम। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर देखना है हमको, तो स्ट्रक्चर के लिए इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले ऐसे क्रॉस सेक्शन लिए, ठीक है। तो एक फिलामेंट है, इसको क्रॉस सेक्शन लेंगे, तो इसके क्रॉस सेक्शन में इस तरह का हमको सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखा है। इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे, सिलेंडर है, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सर्कल होता है। तो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन लिए, सर्कल हो गया। इसमें बोलता है कि 9+2 अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, कैसे हुआ इसको समझिए। इसको अगर आप थोड़ा जूम करेंगे ये वाला पार्ट को, तो ये जो पिंक वाला है, ये पिंक वाला ऐसे दिखेगा आपको क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। और इसके अंदर आपको 9 माइक्रोट्यूबुल्स दिखेंगे पेरीफेरी में इस तरह से, जो कि चारों तरफ से होगा इस तरह से, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक इसके नीचे, एक इसके नीचे, इस तरह से चारों तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे देख रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे देखेंगे तो 9 पेयर में होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डबलेट बोलते हैं, ठीक है। तो 9 पेयर में होंगे और सेंटर में भी एक पेयर होगा। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये टोटल कितने हैं, 9 है, और ये सेंटर में भी पेयर होता है, तो 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं। और ये 9+2 अरेंजमेंट मतलब ये क्रॉस सेक्शन कहाँ से लिए, क्रॉस सेक्शन बता रहे हैं आपको। इसी तरह से आप सीलिया का भी क्रॉस सेक्शन ले सकते हैं, उसका भी क्या आएगा, सर्कुलर आएगा। और ये डायग्राम देखिए सीलिया और फ्लैजिला वाला, सीलिया और फ्लैजिला का डायग्राम, ठीक है। तो सीलिया और अभी क्या बताया कि जो फिलामेंट होता है सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल का क्रॉस सेक्शन लेंगे तो कैसा आएगा, सर्कुलर आएगा। तो ये आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आया है। और इस क्रॉस सेक्शन में देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, और किसमें है, डबलेट में है। पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसा है, डबलेट में है। और इंटरकनेक्टिंग ब्रिज, इंटर डबलेट ब्रिज, एक डबलेट दूसरे डबलेट से ब्रिज से जुड़ा हुआ होगा। और इसके अलावा क्या दिया, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो कि 2 है, ठीक है। और हर डबलेट से क्या जुड़ा हुआ है, स्पोक जुड़ा हुआ है। तो आपसे पूछेगा कितने स्पोक होंगे, तो टोटल डबलेट कितने हैं, 9, तो स्पोक भी कितने होंगे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्पोक भी कितने होंगे, 9। डबलेट भी कितने हैं, 9। डबलेट एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ होता है, इंटर डबलेट ब्रिज से। और डबलेट सेंट्रल वाले माइक्रोट्यूबुल से कैसे जुड़ा होता है, सेंट्रल वाला माइक्रोट्यूबुल आपस में ब्रिज से जुड़ा हुआ है, और सेंट्रल वाले माइक्रोट्यूबुल आपस में किससे जुड़े हुए हैं, शीथ से जुड़े हुए हैं। जो रेड कलर का है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल शीथ। रेड कलर से सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल जुड़ा हुआ है, और उस रेड कलर से बाहर की ओर से कौन जुड़ा हुआ है, बाहर की ओर से देखेंगे तो एक भी डबलेट जो है सेंट्रल वाले माइक्रोट्यूबुल से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि सेंट्रल शीथ से नहीं अटैच्ड है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वहां पे जब हम बात करेंगे फिर किसका, सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल का, तो उसमें देखेंगे कि क्या होता है, वो ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, 9+0 अरेंजमेंट होता है, उसमें सेंटर में कुछ नहीं होता है, सब आपस में पेरीफेरी में जुड़े हुए होते हैं, ट्रिपलेट में होते हैं। डबलेट का मतलब 2 रिंग आपस में जुड़े हुए हैं, और ट्रिपलेट का मतलब 3 होंगे आपस में एक साथ, 1 2 3 1 2 3 इस तरह से होंगे, ठीक है। तो सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर में आपसे क्या पूछा जाएगा, सेंट्रल शीथ होता है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। 9+2 क्यों बोले, क्योंकि 9 पेरीफेरी में और 2 सेंटर में। माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट में होते हैं, और डबलेट आपस में किससे कनेक्टेड होते हैं, इंटर डबलेट ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं। स्ट्रक्चर में इतना चीज आपको आना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया सीलिया और फ्लैजिला का बात। सीलिया और फ्लैजिला का इंटरनल क्रॉस सेक्शन। अगर फ्लैजिला का आप देखेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर देखेंगे, तो उसमें क्या दिखेगा आपको, ये समझिए, यहां पे बना देते हैं फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। जैसे मान के चलिए ये सेल वॉल है, ठीक है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से ऐसे इस तरह से, मतलब इसमें 3 पार्ट होता है। फ्लैजिला का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें 3 पार्ट होता है। एक होता है बेसल बॉडी, ठीक है, एक होता है हुक, ठीक है, और एक होता है फिलामेंट। बेसल बॉडी, ये क्या है, हुक, नेक वाला रीजन, और ये क्या है, फिलामेंट। सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा हो गया, फिलामेंट, ठीक है। और बेसल बॉडी और फिलामेंट को जोड़ता कौन है, हुक। और ये बेसल बॉडी जो होता है वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में इंबेडेड होता है, ठीक है।
ये आपका फ्लैजिला का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो सीलिया और फ्लैजिला के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। सीलिया और फ्लैजिला का क्रॉस सेक्शन भी देख लिया और फ्लैजिला का अलग से स्ट्रक्चर भी देख लिया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स की। किसकी बात करेंगे? सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स की। तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स में देखिए क्या लिखा है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटीनेशियस एंड कॉल्ड द हब which is connected with tubules of the peripheral triplets by radial spokes made up of proteins। कहने का मतलब इसमें क्या था, 9+2 अरेंजमेंट था। इसमें आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे 9+0 अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? 9+0 अरेंजमेंट क्वेश्चन में आएगा तो क्या बोलेंगे? सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स है। और अगर 9+2 अरेंजमेंट आएगा तो क्या बोलेंगे? सीलिया और फ्लैजिला है। ठीक है, अब ये 9+0 अरेंजमेंट क्या है, इसका मतलब समझ में आ रहा है। अगर आप 9+2 समझे हैं तो 9+0 समझ में आ रहा होगा। 9+2 क्या था? 9 पेरीफेरी में होगा और 2 क्या होगा? सेंटर में होगा। 9+0 क्या है? 9 पेरीफेरी में होगा और सेंटर में क्या होगा? 0। सेंटर में होगा ही नहीं। ठीक है, अब क्या होगा? माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात हो रही है यहाँ। पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ किस में होते हैं? डबलेट्स में। और यहाँ किस में होंगे? ट्रिपलेट्स में। पेरीफेरल ट्रिपलेट्स में होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। तो ट्रिपलेट्स के बारे में हम आपको बताएं, तीन माइक्रोट्यूब्यूल एक साथ रहेंगे और सब आपस में जुड़े हुए होंगे। क्या है? कनेक्टेड बाय स्पोक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो रेडियल स्पोक्स होगा। ये चीज आपको समझ में आ गया। ये हो गया सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियल और सीलिया और फ्लैजिला की बात। ठीक है, बोलता है कि सेल में सेंट्रोसोम जो होता है वो 2 सेंट्रियोल से मिलकर बनता है और दोनों सेंट्रियोल 90 डिग्री पे एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो सेल में सेंट्रोसोम होता है वो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पे होता है। मान चलिए ये एक सेंट्रियोल है तो ये दूसरा सेंट्रियोल है। ये दोनों एक दूसरे से कितने पे हैं? 90 डिग्री पे हैं। ठीक है, ये इस तरह से, ये एक हॉरिजेंटल हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। दोनों किस पे होगा? 90 डिग्री पे अरेंज होगा। क्लियर है आपको? इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। सबसे लास्ट टॉपिक क्या हमारा? न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस जब इंटरफेज में होगा, स्टार्टिंग में होगा, जब नया नया सेल बनेगा तो वो किस में होगा? क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में होगा, थ्रेड के फॉर्म में होगा, धागा के फॉर्म में होगा। ठीक है, और धीरे धीरे जब वो प्रोफेज में से मेटाफेज में जाएगा तो मेटाफेज में वो कंप्लीट क्रोमोजोम लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ये सेल बायोलॉजी में आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और वो क्रोमोजोम लाइक स्ट्रक्चर जब दिखेगा तो वो क्रोमोजोम लाइक स्ट्रक्चर कितने तरह के दिखेंगे? 4 तरह के। तो क्रोमोजोम कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। 4 तरह का स्ट्रक्चर कौन कौन सा होता है? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो क्रोमोजोम ऑन द बेसिस ऑफ शेप कितने तरह के हो गए? 4 तरह के हो गए। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। अब इसका मतलब क्या है उसको समझिए। टीलोसेंट्रिक का मतलब हो गया, टीलो मतलब क्या होता है? इंड। तो जो काइनेटोकोर होगा, काइनेटोकोर के बेसिस, पोजीशन के बेसिस पे जो क्रोमोजोम है उसको 4 पार्ट में 4 टाइप का बताया गया है काइनेटोकोर के पोजीशन के बेसिस पे। अब ये काइनेटोकोर क्या होता है इसको समझते हैं पहले, ये साइज वाइज बाद में समझ लेंगे। ठीक है, तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है ये शुरू में क्या है? ये सेल के अंदर ये क्रोमेटिन धागा के फॉर्म में है। ठीक है, बाद में क्या होता है कि ये इस तरह से अरेंज होता है धागा। ये यहां पे क्या होगा? ये दोनों आपस में जुड़े रहेंगे, फिर ये धागा इस तरह से अरेंज होगा, फिर इस तरह से इसको डबल स्टैंडर्ड बना दिए। ठीक है, और यहां से ये सैटेलाइट जुड़ा हुआ होता है इस तरह से। अब समझिए इसको कि ये जो सेल में क्रोमेटिन था, ये क्रोमेटिन अब क्या हो गया? ये इलोंगेटेड हो गया। अब इस इलोंगेटेड क्रोमेटिन, ये दोनों क्रोमेटिन जहां पे आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, उस जंक्शन को क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो हम यहां लिख रहे हैं 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और ये दोनों आपस में और कहीं जुड़े होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। तो क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बाद का जो रीजन होता है क्रोमोजोम पे उसको हम बोलते हैं क्या? सैटेलाइट। उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट।
और सैटेलाइट के बाद का जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, टीलोमियर। अब इस क्रोमोसोम को देखिए आप ध्यान से, इसमें ये सेंटर क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और ये वाला जो सेकंड वाला चीज क्या है, ये क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद जो क्रोमोसोम का पार्ट है उसको क्या बोलेंगे हम, सैटेलाइट बोलेंगे। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद का क्रोमोसोम का पार्ट सैटेलाइट। क्लियर है आपको? तो आपको क्या क्या सिखाया हम, 4 तरह के क्रोमोसोम होंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, और वो शेप का क्राइटेरिया क्या है कि पोजीशन ऑफ काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या होता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है जहां से 2 क्रोमेटिड क्रोमोसोम के आपस में जुड़े हुए होते हैं मेनली। ठीक है, तो काइनेटोकोर से क्या जुड़ा हुआ होता है, दोनों क्रोमेटिड आपस में सेंटर में अगर जुड़े हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक। सेंटर से थोड़ा हटके है तो उसको हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक, और थोड़ा हटके है सेंटर से दूर और टेलोमियर से भी दूर, इंड से भी दूर, और थोड़ा हटके है तो एक्रोसेंट्रिक, और सबसे टेल इंड पे है, सबसे टर्मिनल इंड पे है तो टीलोसेंट्रिक। ये 4 तरह के क्या हो गए, क्रोमोसोम होंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ काइनेटोकोर। ये चीज आपको हम बताए। तो और क्या क्या बताया आपको हम, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सैटेलाइट डीएनए, और टीलोमियर होता है एक। ये सैटेलाइट के ऊपर में क्या होता है, टीलोमियर होता है। अब इस टीलोमियर का क्या काम है, इसको समझिए आप। नीट 2016 में क्वेश्चन आया था टीलोमियर से रिलेटेड। टीलोमियर क्या है इसको समझाते हैं आपको हम। टीलोमरेज एंजाइम, एक एंजाइम होता है टीलोमरेज एंजाइम। ठीक है, तो टीलोमरेज एंजाइम का काम क्या होता है कि ये टीलोमियर वाले पार्ट को बनाना, टीलोमियर वाले पार्ट को बनाना। अब टीलोमियर वाले पार्ट को नहीं बनाएंगे तो क्या होगा समझिए, एक सेल है, वो सेल डिवाइड करेगा तो उसका क्रोमोसोम भी डिवाइड करेगा, नया क्रोमोसोम बनेगा। तो एक सेल से जब दूसरा सेल बनता है तो उसका जेनेटिक मटेरियल में क्रोमोसोम कुछ छोटा हो जाता है, जो टेल एंड होता है, जो टीलोमियर पार्ट होता है वो कुछ छोटा हो जाता है, और जो टीलोमियर का एक्टिविटी कम होता है वो ओल्ड एज में होता है। मतलब जैसे जैसे सेल का एजिंग होते जाता है क्रोमोसोम का साइज छोटा होता जाता है, ये कहने का मतलब है। सेल का एजिंग होते जाएगा तो क्रोमोसोम का साइज छोटा होता जाएगा। तो क्रोमोसोम के साइज को मेंटेन करने के लिए टीलोमरेज एंजाइम होता है, जो कि टीलोमियर एंड में जितना छोटा हुआ है उतना और डीएनए पार्टिकल जोड़ देगा। इसको ऐसे सिंपल शब्द में समझिए। ठीक है, तो टीलोमरेज एंजाइम का काम क्या है, टीलोमियर एंड को बनाना। और ये टीलोमियर एंड नॉर्मल इंडिविजुअल में होता है यंग सेल में। जैसे जैसे सेलुलर एजिंग होते जाता है, सेल जैसे जैसे डेथ की ओर जाने जाता है, उस तरह से क्रोमोसोम का साइज छोटा होता जाता है, और उस छोटे होने का कारण क्या है, टीलोमरेज एक्टिविटी ठीक से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आया था, कैंसर सेल हैज हाई टीलोमरेज एक्टिविटी, और ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है ये बताना है आपको। जो कैंसर सेल है आप जानते हैं वो क्या होता है, इमोर्टल होता है। वो सेल डिवाइड करता रहेगा, उस सेल का डेथ नहीं होता है। तो डेथ क्यों नहीं होता है, क्योंकि उस सेल का एजिंग नहीं होगा। और एजिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें टीलोमरेज एक्टिविटी ज्यादा होती है। तो वो टीलोमियर एंड बना लेगा तुरंत, टीलोमियर एंड बना लेगा तो क्रोमोसोम छोटा ही नहीं होगा, तो सेलुलर एजिंग नहीं होगी, सेल का डेथ नहीं होगा। समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट टीलोमरेज और टीलोमियर का? तो सैटेलाइट डीएनए, टीलोमियर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर ही वो जगह है जहां से स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। आपको सेल डिवीजन में पढ़ाया जाएगा। सेल डिवीजन में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं काइनेटोकोर से, और वहां से दोनों एक दूसरे से क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। कहां पे, एनाफेज में। मेटाफेज में अटैचमेंट होता है और एनाफेज में सेपरेशन होता है। ठीक है, तो ये आपको न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा बताया। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आप जानते हैं क्या होता है, ऑर्गेनेल जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोकैरियोटिक सेल पूछा है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, लाइसोसोम नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, वैक्यूल्स नहीं होगा। क्या बच गया, माइक्रोबॉडीज। ठीक है, तो सिर्फ एक होगा माइक्रोबॉडीज, क्योंकि बाकी सब क्या है, बाकी सब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, वैक्यूल्स भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स वगैरह सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कहता है, द मेन एरिना ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑफ सेल। एरिना मतलब एरिया,
साइटोप्लाज्म होता है इसका आंसर। आपके एनसीईआरटी का लाइन है, ये जो क्वेश्चन बनाए हैं हम वो आपके एनसीईआरटी के लाइन से बनाया है। द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, ये सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है। पूछ रहा है कि सेल के अंदर सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शन, सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहाँ होगा, वो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म में पानी है और सारे रिएक्शन क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन होते हैं मैक्सिमम। तो जहां पे वाटर होगा, हाइड्रो होगा, वहीं पे हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन होगा। इसलिए मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी क्या होगा, साइटोप्लाज्म। क्लियर है आपको? ठीक है, तो आंसर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स हैव देयर पोलर हेड्स फेसिंग। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको बताए थे कि ये पोलर हेड इस तरह से रहेगा और इसका जो टेल है वो अंदर रहेगा, फिर इधर से टेल अंदर रहेगा और पोलर हेड इधर बाहर की ओर रहेगा। तो पोलर हेड या तो बाहर अंदर के सेल के इन्वायरमेंट को फेस करेगा या बाहर के इन्वायरमेंट को फेस करेगा। तो बोल रहा है पोलर हेड किधर, पोलर हेड फेसिंग आउटर साइड, इनर साइड, इन द मिडिल, स्टेबल फेसिंग नोवेयर। ठीक है, तो पोलर हेड बाहर की ओर फेस करेगा, या तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, ये इनसाइड फेस नहीं करेगा इधर, या तो सेल का इन्वायरमेंट या तो सेल के बाहर का इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आउटर साइड। क्लियर है आपको? फिर देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, दिस मीन्स डेट। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। देखिए दो वर्ड होता है, एक होता है सेमी परमिएबल, एक होता है सेलेक्टिव परमिएबल, एक होता है परमिएबल और एक होता है इम्परमिएबल। चार वर्ड आपको बताया, क्या क्या बताए, सेलेक्टिव परमिएबल, एक होता है सेमी परमिएबल, एक होता है इम्परमिएबल और एक क्या होता है, परमिएबल। ठीक है, अब इन चारों के बारे में जानते हैं। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब है कि जो सेल का वॉल है या सेल का मेम्ब्रेन है, इससे जो सब्सटेंस अंदर आएगा या बाहर जाएगा, वो कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंस ही अंदर जाएगा या बाहर से अंदर आएगा। ठीक है, या तो अंदर आएगा या फिर अंदर से बाहर जाएगा, कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंस। वो कौन डिसाइड करेगा, सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन जिस सब्सटेंस के लिए बना है उस सब्सटेंस को ही अंदर आने देगा, बाकी किसी को अंदर आने नहीं देगा। तो ये तो हो गया सेलेक्टिव परमिएबल, वो सिलेक्शन होता है ट्रांसपोर्टर से, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से। ठीक है, एक होता है सेमी परमिएबल, मतलब आधा चीज अंदर आ रहा है, आधा चीज अंदर नहीं आ रहा, जितना सब्सटेंस आप भेजना चाह रहे हैं उसमें से आधा आ रहा है और आधा नहीं आ रहा, वो क्या होगा, सेमी परमिएबल। इम्परमिएबल, इम्परमिएबल मतलब नॉट परमिएबल, सेल वॉल पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सेल वॉल पूरी तरह से रिजिड स्ट्रक्चर हो जाएगा, बाहर से किसी चीज को अंदर आने ही नहीं देगा। तो सेल वॉल क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। ठीक है, परमिएबल का मतलब क्या होगा, सब कुछ आएगा सब कुछ जाएगा, कुछ भी रोक टोक नहीं है, तो उसका मतलब हो गया परमिएबल। अब यहां पूछा आपसे क्या है कि सेलेक्टिव परमिएबल का क्या मतलब है, बताइए। तो आप ऑप्शन पढ़िए सारा। allows all materials to pass through, तो allows all materials to pass through का मतलब क्या हो गया, ये तो परमिएबल हो गया। सारा मटेरियल अगर पास कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, परमिएबल हो जाएगा। पूछा है allow only water to pass through, तो ओनली वाटर पास कर रहा है तो क्या वाटर के लिए परमिएबल हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला, allow only certain materials to pass through, यही आपका आंसर हो जाएगा। certain materials मतलब certain selective materials, कुछ सेलेक्टिव मटेरियल को ही ये पास करने देता है, इसलिए allow only ions to pass through, तो आंसर क्या हो जाएगा, only selective materials to pass through। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका, which one of the following organelle is not present in an animal cell, तो एनिमल सेल में क्या नहीं होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ग्लाइऑक्सीसोम। जनरली ग्लाइऑक्सीसोम नहीं होता है। ग्लाइऑक्सीसोम क्या है कि ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के लिए, जो प्लांट होते हैं जिसमें फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की ज़्यादा जरूरत होती है मेनली, वहाँ पाया जाता है। ये परऑक्सीसोम का ही एक फॉर्म है ग्लाइऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम क्या होता है, उसमें कैटालेज एंजाइम होते हैं, वो फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है प्लांट में। ठीक है, तो परऑक्सीसोम का ही हेल्प क्या है, अगर ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो ग्लाइऑक्सीसोम आंसर जाएगा। ठीक है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो हम लोग सेल बायोलॉजी में क्या क्या पढ़े एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपको
नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोग सेल बायोलॉजी में क्या क्या पढ़े? सेल इनवेलप के बारे में पढ़े, व्हाट इज सेल थ्योरी, सेल ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स में सारा ऑर्गेनेल्स हम लोग पढ़ लिए, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, माइक्रोबॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज, ग्रेन्यूल्स, ये सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, और लास्ट में क्या पढ़े हम लोग आज? सेंट्रियोल्स, सेंट्रोजोम्स, साइटोस्केलेटल एलिमेंट में सिलिया एंड फ्लेजिला, और सबसे लास्ट में न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ ये चीज आपका छोटा सा चैप्टर था, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। थैंक यू। ऑन S2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए S2ON पर बने रहिए।